सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। वह विवर्ण मुख त्रस्त प्रकृति का आज लगा हंसने फिर से। वर्षा बीती हुआ सृष्टि में शरद विकास नए सिर से। यहाँ जयशंकर प्रसाद ने प्रातः काल के सौंदर्य का वर्णन किया है। उषा सुनहले तीर बरसती। उषा सुनहले तीर अर्थात किरणें। जैसा कि आपको पता है कि छायावाद की शिल्प से संबंधित विशेषताओं में एक विशेषता लाक्षणिकता भी है। ये लाक्षणिकता की विशेषता लक्षणा शब्द शक्ति से जुड़ी हुई है। शब्द शक्ति का अर्थ होता है शब्द में निहित शक्ति। शब्दों के अर्थ को प्रकाशित करने वाली या उनका बोध कराने वाली जो शक्ति होती है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। शब्दों के क्या अर्थ लिए जाएंगे, यह वो शब्द शक्ति तय करती है। तो शब्द शक्ति के अनुरूप शब्द तीन तरह के होते हैं। वैसे ही उनके अर्थ होते हैं। वो शब्द तीन तरह के हैं। वाचक, लक्षक और व्यंजक। ऐसे ही इनके तीन अर्थ हैं। वाचक का अर्थ वाच्यार्थ, लक्षक का अर्थ लक्ष्यार्थ, व्यंजक का अर्थ व्यंग्यार्थ। वाचक शब्द का वाच्यार्थ बताने वाली, इसके भीतर जो शक्ति काम करती है उसको अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। लक्षक शब्द का अर्थ लक्ष्यार्थ बताने वाली जो शक्ति होती है उसको लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। और व्यंजक शब्द का व्यंग्यार्थ बताने वाली जो शक्ति होती है उसको व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। इस तरह से तीन शब्द शक्तियां होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। जब जो बात कही जाती है बिल्कुल उसका अर्थ वही लिया जाता है तो उसको अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। वहां अभिधा शब्द शक्ति काम करती है, उसको अभिधेयार्थ या वाच्यार्थ कहते हैं। जो अर्थ निकलता है, जैसे जब कहा जाएगा कि सूर्योदय हो रहा है तो इसका अर्थ लिया जाएगा कि सूर्योदय हो रहा है, सूरज उग रहा है।
जो कहा जाए सीधे जब उसका वही अर्थ लिया जाता है, वही अर्थ ग्रहण किया जाता है, शब्द का सामान्य अर्थ ही ग्रहण किया जाता है, तब उसको अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जब ये अभिधा शब्द शक्ति के कारण जो अर्थ ग्रहण किया जाता है उसको मूल अर्थ भी कहते हैं। अभिधा शब्द शक्ति मूल अर्थ का बोध कराती है। जब किसी शब्द का मूल अर्थ न लेकर के लक्षण के हिसाब से कुछ दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाए तो उसको लक्षणा कहते हैं। उस अर्थ को लक्ष्यार्थ कहते हैं और उसमें जो शब्द शक्ति काम करती है उसको लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। लक्ष्यार्थ लक्षण के अनुसार अर्थ। जैसे जब कोई बहुत मोटा आदमी जाता हुआ दिखाई पड़े तो लोग कह देते हैं कि हाथी जा रहा है या भैंसा जा रहा है। या हम में से सबको बचपन से लेकर अब तक एक उपाधि कभी न कभी किसी न किसी के द्वारा जरूर मिली होगी। वो उपाधि है गधे की। लोग कहते हैं गधा कहीं के। अब अगर किसी व्यक्ति को हाथी कहा जाए, भैंसा कहा जाए या गधा कहा जाए तो इसका यह अर्थ नहीं होता है कि वह व्यक्ति हाथी है, वो भैंसा है या गधा है। उसके लक्षण के हिसाब से उसका अर्थ लिया जाता है। हाथी और भैंसा कहना माने उसका स्थूल काय होना, मोटा तगड़ा होना। गधा कहना अर्थात मूर्ख होना, कोई मूर्खतापूर्ण बातें कह देना या मूर्खतापूर्ण कार्य कर देना। तो लक्षण के हिसाब से जब अर्थ लिया जाता है तो उसको लक्ष्यार्थ कहते हैं और यहाँ जो शब्द शक्ति काम करती है उसको लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जब न तो मूल अर्थ लिया जाता है न ही लक्षण के हिसाब से अर्थ लिया जाता है, बल्कि इन दोनों के परे कोई अर्थ ग्रहण किया जाता है, प्रकट होता है, प्रकाशित होता है, तो उसको व्यंग्यार्थ कहते हैं। और इसमें जो शब्द शक्ति काम करती है उसको व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे शाम के समय कोई अगर ये कह दे कि शाम हो गई, तो इस शाम हो गई कहने का अर्थ यही नहीं है कि शाम हो गई। न तो किसी लक्षण से उसका अर्थ ग्रहण किया जाएगा। शाम हो गई कहने का अर्थ किसी के लिए हो सकता है कि अब पढ़ने बैठ जाना चाहिए, किसी के लिए हो सकता है कि टहलने जाना चाहिए, किसी के लिए हो सकता है कि अब भोजन की तैयारी करनी चाहिए, किसी के लिए हो सकता है कि खेलने जाना चाहिए। तो इसके अलग अलग अर्थ व्यंजित होते हैं, इसको व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। तो लक्षणा शब्द शक्ति में लाक्षणिकता होती है। उस लाक्षणिकता जो कविता के शिल्प पक्ष की विशेषता है, छायावादी कविता की, वो यहाँ दिखाई पड़ती है
कि सुनहले तीर बरसते, अर्थात सुनहले किरणों की बारिश करते हुए उषा जय लक्ष्मी सी, विजय लक्ष्मी सी, उपमा अलंकार, विजय लक्ष्मी की तरह उदित हुई। बरसती शब्द का इस्तेमाल है यहाँ। बरसती की जगह बरसाती होना चाहिए कि तीरों को बरसाती हुई, लेकिन यहाँ बरसती शब्द का इस्तेमाल है। इसको ध्वनि विचलन कहते हैं। तो मानो उषा कोई वीरांगना है जो सुनहले किरणों रूपी तीरों की वर्षा करते हुए विजय लक्ष्मी की तरह से प्रकट हुई। पृथ्वी जल में अंत कवि यह कहता है कि जो उषा थी, अगर वो विजय लक्ष्मी की तरह से उदित हुई तो विजय किस पर हुई? काल रात्रि पर। काल रात्रि पर उसने विजय की प्राप्त की, काल रात्रि को उसने पराजित किया। उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई और वो काल रात्रि पराजित होकर मानो जल में छिप गई। जैसे उसको छिपने के लिए धरती पर और कोई जगह नहीं मिली, क्योंकि सूर्य की किरणें धरती पर हर जगह प्रकाश फैला रही थी। तो उस काल रात्रि को, अंधेरे को छिपने के लिए जगह मिली तो पानी के अंदर ही मिली। और वो काल रात्रि, यहाँ काल रात्रि और उषा, यह दोनों प्रतीक के तौर पर भी आए। छायावादी कविता की विशेषता प्रतीकात्मकता भी है। जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु का स्वीकृत लक्षण बन जाए तब उसको उसका प्रतीक कहते हैं। जैसे शेर वीरता, उत्साह, आक्रामकता का प्रतीक होता है। यहाँ उषा उजाले, आशा, उत्साह, प्रसन्नता का प्रतीक है। काल रात्रि अंधेरे, निराशा, अवसाद, खिन्नता का प्रतीक है। तो चूंकि चिंता के बाद आशा का उदय हुआ है, इसलिए कवि ने यहाँ उषा को एक विजयिनी वीरांगना के रूप में चित्रित किया है। उषा और काल रात्रि का, अंधेरे और उजाले का बराबर संघर्ष चलता रहता है। और यहाँ कवि उस संघर्ष में उषा को विजयी दिखा रहा है। यहाँ सुनहले तीर, यह उपमान है। ये उपमान है स्वर्णिम किरणों के लिए। तो स्वर्णिम किरणों के बारे में बताने के लिए मैंने उपमेय के बगैर केवल उपमान के द्वारा, सुनहले तीर के द्वारा कथन किया जा रहा है। इसको साहित्य शास्त्र में, काव्य शास्त्र में
रूप का अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। तो यहाँ रूप का अतिशयोक्ति अलंकार भी है। वह विवर्ण मुख त्रस्त प्रकृति का आज लगा हंसने फिर से, वर्षा बीती हुआ सृष्टि में शरद विकास नए सिर से। वह विवर्ण मुख, विवर्ण रंगहीन मुख, जिसके रंग उड़ गए हों, चेहरे का रंग बदल गया हो, अत्यंत खुश होने पर और अत्यंत दुखी होने पर या डरे होने पर चेहरे का रंग बदल जाता है, और चेहरे के बदले हुए रंग से ही लोग जान जाते हैं कि सामने वाला किस मना स्थिति में है। चूंकि ये प्रलय की स्थिति का चित्रण है, उसके बाद का चित्रण है, तो चेहरे का रंग बदल रहा है कि वह विवर्ण मुख त्रस्त प्रकृति का, पीड़ित प्रकृति का, दुखी प्रकृति का, भयभीत प्रकृति का जो चेहरे का रंग बदल गया था, विवर्ण हो गया था, रंगहीन हो गया था, चेहरे का रंग उड़ गया था, आज लगा हंसने फिर से, मानो फिर से उस चेहरे पर, प्रकृति के चेहरे पर फिर से हंसी तैरने लगी है, दिखाई पड़ने लगी है। वर्षा बीती हुआ सृष्टि में शरद विकास नए सिर से, मानो वर्षा ऋतु बीत गई और सृष्टि में, संसार में शरद ऋतु का फिर से नए सिरे से आगमन हो गया है। इस अंश में कवि ने मानवीकरण अलंकार के माध्यम से प्रकृति का सजीव वर्णन किया है, सजीव चित्रण किया है, जो कि छायावाद की विशेषता है। नव विखरता नव कोमल आलोक बिखरता, हिम संस्कृति पर भर अनुराग, सित सरोज पर क्रीड़ा करता, जैसे मधुमय पिंग पराग। जयशंकर प्रसाद सूर्योदय के सौंदर्य का चित्रण करते हुए कहते हैं कि प्रलय के बाद जो सूर्योदय हुआ है उसमें सूर्य की किरणें उस पर्वतीय प्रदेश पर, बर्फीले संसार पर, बर्फ से युक्त उस पर्वतीय प्रदेश पर सूर्य की किरणें बिखर रही हैं और नया मनोहर प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। उस प्रकाश को कवि भर अनुराग कह रहा है। प्रेम से, लालिमा से युक्त प्रकाश है। सुबह की किरणें लालिमा लिए हुए होती हैं, तो लालिमा से युक्त किरणें चारों तरफ उस बर्फीले पर्वतीय प्रदेश पर बिखर रही हैं। कवि उसके लिए उपमा देता है कि वो बिखरी हुई किरणें, बिखरती हुई किरणें ऐसी लगती हैं मानो सित सरोज पर क्रीड़ा करता, जैसे मधुमय पिंग पराग। जैसे सित सरोज
श्वेत कमल, सफ़ेद कमल पर मधु से युक्त, मकरंद से युक्त, रस से युक्त पिंग लाल पीला रंग लिए हुए परागकण मानो क्रीड़ा कर रहे हों। कमल के फूल में उसके दलों के बीच सरसों के दाने से भी छोटे छोटे लाल पीले रंग के कण होते हैं, जिनको परागकण कहते हैं। कवि ने यहाँ रंगों का भी ध्यान रखा है। हिम संस्कृति के लिए, हिम संस्कृति बर्फ का संसार, उसके लिए कवि ने श्वेत कमल का उपमान चुना है। और परागकणों के लिए, किरणों के लिए, लाल पीली किरणों के लिए लाल पीले परागकण के उपमान का चयन किया है। और जो आलोक बिखरता है, किरणें इधर उधर बिखर रही हैं, उसके लिए कवि परागकणों की क्रीड़ा का उपमान चुनता है। और सचमुच सूर्य की किरणें सुबह सुबह इधर उधर बिखरी होती हैं, तो बिल्कुल लगता है ऐसे जैसे वो क्रीड़ा कर रही हों, खेल रही हों। तो यह प्रकृति का एक सुंदर चित्र है, जिसमें मानवीकरण का इस्तेमाल किया गया है, उपमा अलंकार का भी इस्तेमाल है, उसी के माध्यम से बातें की गई हैं। धीरे धीरे हिम आच्छादन हटने लगा धरातल से, जगी वनस्पतियां अलसाई मुँह धोती शीतल जल से। धीरे धीरे हिम आच्छादन, बर्फ की चादर धीरे धीरे हटने लगी। वह पर्वतीय प्रदेश था, बर्फ से ढका हुआ था। सूर्य की किरणें जब उस पर पड़ती हैं तो उसकी ऊष्मा से बर्फ पिघलने लगा है, तो मानो बर्फ की वो चादर हटने लगी है। धीरे धीरे हिम आच्छादन हटने लगा धरातल से, जगी वनस्पतियां अलसाई मुँह धोती शीतल जल से। तो उस बर्फ की चादर में जो वनस्पतियां लेट गई थीं, मानो वो वनस्पतियां फिर उठ गई हों, वो अलसाई हुई ठंडे जल से अपना मुंह धो रही हों। जब बर्फ जम गया होगा तो सारी वनस्पतियां जगह जगह लेट गई होंगी, और बर्फ पिघलने से जैसे जैसे बर्फ पिघला होगा वैसे वैसे वनस्पतियां धीरे 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 उठ खड़ी हुई होंगी। कवि ने इसमें किसी नायिका के सोकर उठने और अलसाई हुई अवस्था में ठंडे जल से मुंह धोने की कल्पना की है, मानवीकरण का सहारा लिया है और उस पूरी क्रिया को व्यक्त करने की कोशिश की है। नेत्र निमीलन करती मानो प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने, जलधि लहरियों की अंगड़ाई बार बार जाती सोने। नेत्र निमीलन करती मानो, आंखें मूंदती हुई सी मानो पृथ्वी, प्रलय में लीन होने जा रही पृथ्वी, विनष्ट होने जा रही पृथ्वी मानो प्रबुद्ध होने लगी, जागृत होने लगी, पुनः जीवंत होने लगी। जलधि लहरियों की अंगड़ाई बार बार जाती सोने। और सागर में जो उताल तरंगे उठ रही थीं, मानो अब वो
छोटी छोटी लहरों में बदल गईं और वो लहरें भी अंगड़ाई लेती हुई बार बार शांत हो रही हैं, धीमी पड़ रही हैं, मध्यम पड़ रही हैं। ऐसा लगता है कि मानो कोई नायिका सोने जा रही हो। अंगड़ाई लेती हुई मैंने लहरों के उठने और गिरने और धीरे धीरे शांत पड़ने के लिए कवि कह रहा है कि चलधि लहरियों की अंगड़ाई बार बार जाती सोने। इसमें भी प्रकृति का चित्रण मानवीय अलंकार के सहारे और निमीलन शब्द, प्रबुद्ध शब्द, अंगड़ाई शब्द और सोने, इन सब में लाक्षणिकता का सौंदर्य है। क्योंकि निमीलन करने का मतलब आंखें मूंदना, प्रबुद्ध जागृत होना, अंगड़ाई लेना, मचलना, और सोना शांत होने के लिए इनका इस्तेमाल किया गया है। और इसमें एक कवि ने कुछ विषमता का चित्रण किया है कि नेत्र निमीलन करती, एक तरफ प्रकृति आंखें मूंद रही है और दूसरी ओर मैंने पहली प्रकृति मानो सोने जा रही थी, वो जगने लगी और दूसरी पंक्ति में जो जल की लहरें थीं, छोटी छोटी लहरें थीं, वो लहरें जो उठ रही थीं वो सोने जा रही। उस पूरी क्रिया को समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों को छोटी लहरों में बदलते हुए और फिर उनकी धीरे धीरे शांत पड़ते जाते हुए की पूरी क्रिया को इन दो पंक्तियों में कवि ने बांधने की कोशिश की है। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऐठी सी। सिंधु सेज पर, सिंधु रूपी सैया पर, सागर रूपी सैया पर धरा वधु, धरा रूपी वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, मानो संकुचित होकर अपने में सिमटी हुई बैठी हुई सी लगती है। बैठी सी उपमा अलंकार, बैठी सी। यहाँ बर्फ के पिघलने पर धरती का थोड़ा सा हिस्सा ऊपर आता है। कभी उसमें कल्पना करता है कि कोई वधू सिमटी सिकुड़ी हुई सी बैठी हुई हो सागर की सैया पर। धरा रूपी वधू सिमटी सिकुड़ी हुई बैठी है। प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऐठी सी। ऐसा लगता है कि उस धरा रूपी वधू
कि स्मृति में जो प्रलय की रात थी, उथल पुथल मचा देने वाली जो स्थितियां थीं, उनकी याद बनी हुई है। और ऐसा लगता है कि जैसे प्रिय के किसी असहज व्यवहार से वधू कुछ रूठ गई हो, कुछ निष्ठुर व्यवहार सी कर रही हो। यहाँ भी कवि ने मानवीकरण, उपमा और रूपक अलंकारों के माध्यम से प्रलय के कारण जल में डूबी हुई पृथ्वी की धीरे धीरे ऊपर आने की क्रिया का चित्रण किया है।